अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? चीन जितना आगे निकल गया तो क्या हमेशा से हमसे इतना आगे था? भारत जितना आगे निकल गया उसकी मईशत मगरबी दुनिया के लिए इतनी अहम हो गई तो ये कब हुआ? कोई सियासी लीडर किसी दौर को इल्ज़ाम देता है और कोई सियासी लीडर किसी और के दौर को, कोई 70 की पॉलिसीज़ को, कोई 80 की दहाई को और कोई मुशर्रफ के दौर को और कोई 2008 से 2018 तक पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौरे हुकूमत को। मगर आज हम पाकिस्तान के अवाम को दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये कहानी ना तो 100 साल पुरानी है, ना ही 50 साल पुरानी है, बल्कि चंद दहाइयों पर मबनी है। पाकिस्तान, भारत और चीन की मईशतों का जायजा लेते हैं। कैसे अचानक भारत की मईशत पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गई और चीन की मईशत भारत से बहुत आगे निकल गई। इन इदादोशुमार से आपको पता चलेगा कि कौन सा दौर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और पॉलिसी फ्रेमवर्क ना होने की वजह से हम यानी पाकिस्तान भारत और चीन से बहुत पीछे रह गया। भारत और चीन दुनिया के लिए अहम हो गए और अब हम शिकवा करते हैं। 1988 में चीन और भारत की मईशत का हजम 297 अरब डॉलर था, यानी दोनों की मईशतों का साइज तकरीबन बराबर था। इसके बाद 1995 में भारतीय मईशत का हजम 344 अरब डॉलर हो गया और चीन की मईशत बढ़कर 600 अरब डॉलर तक पहुंच गई। फिर 1998 में चीन की मईशत 1000 अरब डॉलर क्रॉस कर गई और भारत की मईशत सिर्फ 410 अरब डॉलर तक पहुंची। सिर्फ 10 साल में चीनी मईशत का हजम भारत से 2.5 गुना ज्यादा हो गया, जो कि 1988 में बराबर था। यानी चीनी मईशत 300 अरब डॉलर से 1000 अरब डॉलर और भारतीय मईशत 300 अरब डॉलर से बढ़कर महज 410 अरब डॉलर पर पहुंच सकी। और फिर चीन की मईशत को जैसे उसके बाद पर लग गए। उसके बाद 2003 में चीन की मईशत 1500 अरब डॉलर तक पहुंच गई और भारत की मईशत का हजम महज 500 अरब डॉलर हुआ। यानी चीन की मईशत भारत से 3 गुना तक बढ़ गई। फिर 2005 में भारतीय मईशत 800 अरब डॉलर और चीनी मईशत 2200 अरब डॉलर तक पहुंच गई। 2007 में चीन की मईशत 3000 अरब डॉलर को क्रॉस कर गई, जबकि भारत की मईशत 1200 अरब डॉलर तक पहुंची। इसके बाद आइंदा 3 बरस में यानी 2010 में चीन की मईशत 5000 अरब डॉलर से भी बढ़ गई और भारतीय मईशत से 4 गुना ज्यादा हो गई, जो उस वक्त तक सिर्फ भारतीय मईशत उस वक्त तक सिर्फ 1300 अरब डॉलर तक पहुंच सकी थी। फिर 2012 में चीनी मईशत 5000 डॉलर से बढ़कर 8000 अरब डॉलर तक पहुंच गई 2012 में। इस दौरान भारतीय मईशत सिर्फ 1300 अरब डॉलर से बढ़कर 1800 अरब डॉलर हुई। यूं चीनी मईशत भारतीय मईशत से 4 गुना बड़ी हो गई। इसके बाद जब भारतीय मईशत 2000 अरब डॉलर तक पहुंची तो चीनी मईशत 10,000 अरब डॉलर से आगे बढ़ चुकी थी। यानी चीनी मईशत भारतीय मईशत से 5 गुना बढ़ गई थी और 2014 में भारतीय मईशत 2000 अरब डॉलर तक पहुंची। 2018 में ये 2700 अरब डॉलर तक पहुंच गई और चीनी मईशत उससे 5 गुना बड़ी ही रही और 13,500 अरब डॉलर तक पहुंच गई। यानी 1988 से जो सफर चीनी मईशत ने 300 अरब डॉलर के साथ शुरू किया वो 13,000 डॉलर से ऊपर 2018 में पहुंच गई। 1988 से 2018 तक यानी महज 30 बरस में चीनी मईशत भारत की मईशत से बहुत आगे निकल गई। अब जायजा लेते हैं दोनों ममालिक की एक्सपोर्ट्स यानी बरामदात का। फिर हम इन दोनों ममालिक का मवाजना पाकिस्तान से करेंगे कि कैसे चीन भारत से बहुत आगे निकल गया और भारत पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया। 1988 में चीनी बरामदात महज 40 अरब डॉलर की थी, जबकि भारतीय बरामदात 17 अरब डॉलर की थी। यानी चीनी बरामदात भारत से 2.5 गुना ज्यादा थी। उसके बाद 1995 में चीनी बरामदात 110 अरब डॉलर हो गई, जबकि भारतीय बरामदात 17 से बढ़कर 31 अरब डॉलर हुई। मगर अगले 5 साल में यानी सन 2000 में चीन की बरामदात डबल यानी 220 अरब डॉलर हो गई, जबकि भारतीय बरामदात 42 अरब डॉलर हुई। यानी चीनी बरामदात जो 1988 में भारतीय बरामदात का तकरीबन 2.5 गुना ज्यादा थी, वो 12 साल में 6 गुना बढ़ गई और 4 गुना ज्यादा हो गई। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती। अगले 5 वर्ष में यानी 2005 में चीनी बरामदात में 5 गुना इजाफा हुआ और ये बढ़कर 750 अरब डॉलर तक पहुंच गई। अलबत्ता इस दौरान भारतीय बरामदात में 3 गुना इजाफा हुआ। 2005 में भारतीय बरामदात 100 अरब डॉलर हो गई। फिर 2008 में चीनी बरामदात दुगना यानी 1400 अरब डॉलर हो गई, जबकि भारतीय बरामदात 180 अरब डॉलर हो गई। फिर 4 साल बाद यानी 2012 में भारतीय बरामदात 300 अरब डॉलर हुई तो चीनी बरामदात 1400 अरब डॉलर से बढ़कर 2000 अरब डॉलर हो गई। यानी चीन की 1 साल की बरामदात
भारत की पूरी मईशत के साइज से भी आगे निकल गई। 1988 में जो सफर साथ शुरू किया था, महज चीन की बरामदात भारत की मईशत के पूरे साइज से बड़ी हो गई, जो कि उस वक्त 1800 अरब डॉलर था। फिर 2018 में जब भारतीय बरामदात 330 अरब डॉलर हुई, तो उस वक्त चीनी बरामदात 2400 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी थी। यानी 1988 में जो सफर दुगने से शुरू हुआ, वो 30 साल बाद यानी 2018 में 8 गुना तक बढ़ गया। यानी चीन की बरामदात भारत से 8 गुना ज्यादा हो गई। यहां तक कि चीन ने दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर का, अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसे पीछे छोड़ दिया। 2017 में अमेरिकी बरामदात 2300 अरब डॉलर थी और चीनी बरामदात 2400 अरब डॉलर तक पहुंच गई। यानी कि जो 30 साल में चीन की तरक्की का सफर है, वो चीन की बरामदात ने ड्राइव किया। जैसे जैसे बरामदात बढ़ती गई, वैसे वैसे चीन की मईशत का साइज बढ़ता गया, वैसे वैसे चीन की गुर्बत कम होती गई और दुनिया के लिए चीन अहम होता गया। भारत की जिस हिसाब से बरामदात बढ़ी, उस हिसाब से उसकी मईशत का साइज बढ़ा, उस हिसाब से वो दुनिया के लिए अहम हुआ, चीन ज़्यादा अहम हुआ। ये तो था दो पड़ोसी ममालिक का मवाजना। चीन ने भारत को पीछे छोड़ दिया। बात करते हैं दो और पड़ोसी ममालिक की। पाकिस्तान और चीन का मुकाबला ज़ाहिर है मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि भारत ही चीन के करीब करीब नहीं आता। तो हम मवाजना करते हैं कि कैसे 30 साल में चीन जिस तरीके से भारत को पीछे छोड़ गया कई गुना, भारत पाकिस्तान को उसी तरह पीछे छोड़ गया। 1988 में भारतीय जीडीपी यानी मईशत का हजम 297 अरब डॉलर था और पाकिस्तानी जीडीपी 40 अरब डॉलर का था। यानी भारत के जीडीपी पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा था। मगर भारत की आबादी भी पाकिस्तान से 7 गुना ज़्यादा थी। मगर उसके बावजूद पाकिस्तान की फीकस आमदनी 380 डॉलर थी और भारत की फीकस आमदनी 350 डॉलर थी। यानी पाकिस्तान की फीकस आमदनी भारत से ज़्यादा थी। फिर 6 साल बाद यानी 1995 में भारतीय मईशत 297 अरब डॉलर से बढ़कर 344 अरब डॉलर हो गई, जबकि पाकिस्तान की मईशत 56 अरब डॉलर हो गई। साथ ही भारत की फीकस आमदनी 365 डॉलर हो गई और पाकिस्तान की 475 डॉलर हो गई। यानी 1995 में भी पाकिस्तान की फीकस आमदनी भारत से ज़्यादा थी। फिर 1998 में भारतीय मईशत का हजम 410 अरब डॉलर हो गया, जबकि पाकिस्तानी मईशत का हजम 60 अरब डॉलर हो गया। यानी 10 बरस में पाकिस्तान और भारत की मईशत में फ़र्क बरकरार रहा। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया। फिर 2003 में पाकिस्तानी मईशत का हजम 83 अरब डॉलर और भारतीय मईशत का हजम 500 अरब डॉलर तक पहुंच गया। 2 साल बाद यानी 2005 में भारतीय मईशत का हजम 800 अरब डॉलर हो गया और पाकिस्तानी मईशत 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकी। भारतीय मईशत पाकिस्तान से 8 गुना बड़ी हो गई और फिर 2005 में पहली दफा भारत ने पाकिस्तान को फीकस आमदनी में पीछे छोड़ दिया। फिर 2 साल बाद यानी 2007 में भारतीय मईशत 1200 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तानी मईशत का हजम 150 अरब डॉलर हुआ। ये वो वक्त था जब भारत में मईशत की मजबूत बुनियादें रखी गईं, जबकि पाकिस्तान का दरामदात पर इन्हिसार बढ़ गया। भारतीय मईशत में मजीद तेजी आई। 2010 में भारतीय मईशत 1300 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तानी मईशत 177 अरब डॉलर तक पहुंच सकी। फिर 2012 में पाकिस्तानी मईशत 225 अरब डॉलर हुई, मगर भारतीय मईशत 1800 अरब डॉलर तक पहुंच गई। 2014 में भारतीय मईशत का हजम 2000 अरब डॉलर से भी आगे बढ़ गया, जबकि पाकिस्तान की मईशत बढ़कर मुश्किल से 250 अरब डॉलर तक पहुंच सकी और 2018 में भारतीय मईशत का हजम पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा हो गया। भारतीय मईशत 2700 अरब डॉलर तक पहुंच गई और हम सिर्फ 300 अरब डॉलर तक पहुंचे। ये 70 बरस में नहीं हुआ। जनरल मुशर्रफ के दौर से पहले तक पाकिस्तान की फीकस आमदनी भारत से ज़्यादा थी। भारत ने अपनी मुआशी मॉडल पर अमल किया और उसी पर कायम रहे, बरामदात पर फोकस किया, मईशत को बैरूनी सरमायाकारी के लिए खोला, जबकि हमारी मईशत मुसलसल IMF के ज़ेरे साया रही। बैरूनी इमदाद पर उसका इन्हिसार रहा। भारत में शरह सूद कम और महंगाई कम रही, वहाँ बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हुई, जबकि पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा शरह सूद रही, जिसके नतीजे में सरमायाकारी कम हुई। 9/11 के बाद बैरूनी इमदाद भी आई, मगर मईशत में मुस्तकिल बुनियादों पर सरमायाकारी नहीं हुई। अब बात करेंगे पाकिस्तान और भारत की बरामदात की। ये बहुत अहम मवाजना है, क्योंकि बरामदात किसी भी मईशत की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। खसारा कम होता है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते हैं। 1999 में पाकिस्तानी बरामदात 8 अरब 40 करोड़ डॉलर थी, जबकि भारतीय बरामदात 36 अरब डॉलर थी, पाकिस्तान से 4 गुना ज़्यादा। मगर 1999 से 2005 तक भारतीय बरामदात 3 गुना बढ़कर 100 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तान अपनी बरामदात दुगनी भी नहीं कर सका।
$8 अरब से $15 अरब तक पाकिस्तान पहुंच सका। 2008 में पाकिस्तान की बरामदात बढ़कर $22 अरब हुई, मगर भारतीय बरामदात $180 अरब तक पहुंच गई। यानी मुशर्रफ के दौर में बरामदात का फर्क 4 गुना से बढ़कर 9 गुना ज्यादा हो गया। पाकिस्तानी बरामदात 1.5 गुना बढ़ी, जबकि भारतीय बरामदात में 5 गुना इजाफा हुआ। तो भारत चीन के मुकाबले में बहुत पीछे रह गया और पाकिस्तान भारत के मुकाबले में बहुत पीछे रह गया। और जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद जब पाकिस्तान को फौरी तौर पर IMF के पास जाना पड़ा, भारत में GDP और बरामदात दोनों में तेजी से इजाफा हो रहा था। चीन के मुकाबले में कम, मगर पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज्यादा। 2013 में जब पाकिस्तान 5 साल बाद एक बार फिर IMF के प्रोग्राम में जा रहा था, पाकिस्तान की बरामदात बमुश्किल $3 अरब बढ़कर $25 अरब हो गई, जबकि इसके मुकाबले में भारतीय बरामदात $180 अरब से बढ़कर $313 अरब तक पहुंच गई। फिर उसके बाद पाकिस्तान की बरामदात कभी $25 अरब से आगे नहीं बढ़ सकी। इस दौरान भारतीय बरामदात में भी खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ, मगर चीनी बरामदात $22 अरब तक पहुंच गई। 2018 में पाकिस्तानी बरामदात कम होकर $22 अरब तक रह गई हैं। भारतीय बरामदात 330 और चीनी बरामदात 2400 अरब तक पहुंच गई। तो पाकिस्तान पीछे जा रहा था, जबकि खत्ते के ममालिक आगे जा रहे थे और दुनिया में अपनी जगह बना रहे थे, अपना मकाम बना रहे थे। पाकिस्तान ने तमाम ही शोबों में बुरी कारकर्दगी दिखाई और चीन दुनिया के लिए अहम हो गया, भारत दुनिया के लिए अहम हो गया और साबित हुआ कि ये मईशत ही है जो जदीद दुनिया में किसी भी मुल्क की अहमियत का बाइस बनती है। महज और महज मुआशी ताकत, ना कि कोई और ताकत। GDP ग्रोथ, GDP साइज, फी कसा आमदनी, इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, गर्ज के हर शोबे में ये ममालिक पाकिस्तान से आगे निकल गए। फिर बांग्लादेश की बरामदात में, जो कि 1999 में सिर्फ $5 अरब थी, जबकि पाकिस्तान की बरामदात उस वक्त $8 अरब 40 करोड़ थी, मगर अब बांग्लादेश की बरामदात $40 अरब है, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा। हम $25 अरब तक नहीं जा पा रहे। हम बांग्लादेश से भी पीछे रह गए, 1999 में बहुत आगे थे। इसी तरह वियतनाम की बरामदात 1999 में $11.5 अरब थी, तकरीबन पाकिस्तान के बराबर, मगर 2018 में वियतनाम की बरामदात बढ़कर $244 अरब हो गई, यानी पाकिस्तान की बरामदात से 10 गुना ज्यादा। 20 साल पहले बराबर, 20 साल बाद 10 गुना ज्यादा। बरामदात पर तवज्जो जनरल मुशर्रफ के दौर में नहीं दी गई। उस वक्त भारत, चीन, बांग्लादेश और वियतनाम सब ने अपनी मईशतों में इस तरह सरमायाकारी पर जोर दिया कि उनकी मईशत आगे निकल जाए, मगर पाकिस्तान में न बिजली, न गैस और ना ही बरामदात की सनत में सरमायाकारी हुई और मईशत गिरती चली गई। फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में भी फोकस बरामदात से ज्यादा दरामदात पर ही रहा। दरामदात बढ़ती रही और अब वज़ीर आज़म इमरान खान कौम को यह खुशखबरी सुना रहे हैं कि साल 2020 मुआशी तरक्की और रोजगार का साल होगा। उनकी मुआशी टीम भी यही दावे कर रही है, मगर क्या ऐसा हो सकेगा? जो फोकस जनरल मुशर्रफ के दौर में बरामदात पर नहीं था, फिर पीपल्स पार्टी नून लीग ने भी नहीं दिया, क्या अब कुछ बदल गया है? क्या वाकई ये साल एक तरक्की का साल होगा? वजीर आजम और उनकी मुआशी टीम तो यही वादा कर रहे हैं, मगर वर्ल्ड बैंक और खुद पाकिस्तान की स्टेट बैंक की रिपोर्ट इसके बरक्स कहानी बयान कर रही है। IMF के प्रोग्राम के तहत मईशत में इस्तेहकाम आया है, मगर हुकूमत एक दफा फिर कारकर्दगी को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह के लिए टारगेट कम कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने रवा माली साल के लिए पाकिस्तान की तरक्की की शरह 2.4%, जबकि 2021 और 2022 के लिए बिलतरतीब 3% और 3.9% रखी है। इस तरक्की की शरह के साथ ना तो रोजगार के मौके पैदा होंगे, ना ही खुशहाली आएगी। हालांकि इस साल बांग्लादेश 7% और भारत की तरक्की की शरह कम होकर भी 5% रहेगी। सिर्फ वर्ल्ड बैंक ही नहीं, पाकिस्तान के स्टेट बैंक की रवा माली साल की पहली तिमाही की रिपोर्ट भी यही दास्तान बता रही है। स्टेट बैंक की रवा माली साल की पहली तिमाही रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मुआशी तरक्की का हदफ 4% था, मगर वो पाकिस्तान अब हासिल नहीं कर पाएगा और इसकी वजह ज़राअत के शोबे में खरीफ की अहम फसलों की पैदावार में टारगेट के मुकाबले में कमी है। इसके साथ साथ बड़ी सनतों की पैदावार में भी पहली तिमाही में 5.9% की कमी देखी गई है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल की पहली तिमाही में महंगाई की शरह 11.5% रही, जो गुज़िश्ता 7 साल की बुलंद तरीन सतह है। 2012 के बाद पाकिस्तान में इस शरह की महंगाई नहीं देखी गई और ये गुज़िश्ता साल की पहली तिमाही के मुकाबले में भी दुगनी महंगाई की शरह है। अब ये तो पहली तिमाही की रिपोर्ट है। जनवरी 2020 में तो महंगाई 14.6% की सतह पर रही, जो गुज़िश्ता 12 साल की बुलंद तरीन सतह है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआशी टीम कभी अपनी महंगाई को
पीपल्स पार्टी हुकूमत के पहले साल से, कभी नून लीग की हुकूमत के पहले साल से, कभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत के आखिरी साल से, कभी नून लीग की हुकूमत के आखिरी साल से मवाजना करती थी। मगर अब तो 12 साल की बुलंद तरीन सतह महंगाई की आ गई है। मवाजना करने के लिए ना पीपल्स पार्टी का दौर बचा है, ना नून लीग का दौर बचा है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक करंट अकाउंट खसारे में कमी आई है और वो गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में आधा हो गया है। मगर इसकी वजह बरामदाद में इजाफा नहीं है, बल्कि दरामदाद में कमी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक नवंबर के महीने में पाकिस्तान की बरामदाद में कमी आई, जिसकी वजह से रवा माली साल के पहले 6 माह में बरामदाद में इजाफे की शरह महज 3.2% रह गई है। दिसंबर के महीने में बरामदाद एक दफा फिर $2 अरब से नीचे गिर गई। IMF ने रवा माली साल के लिए बरामदाद का टारगेट 26.8 अरब रखा था। उसने भी अपनी हालिया रिपोर्ट में ये टारगेट कम करके 25.7 अरब कर दिया है। दूसरी तरफ रवा साल के पहले 6 माह में FBR टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने में नाकाम रहा है। FBR का सालाना हदफ 5,503 अरब रुपए और 6 माह का हदफ 2,367 अरब रुपए था, जो नजरसानी के बाद सालाना हदफ 5,238 अरब रुपए और पहले 6 माह यानी जुलाई से दिसंबर का टैक्स वसूली का हदफ 2,198 अरब हो गया। मगर FBR ये हदफ भी हासिल नहीं कर पाए और 2,080 अरब रुपए ही इकट्ठा कर सकी। फिर जनवरी के महीने में मजीद टारगेट से 100 अरब रुपए कम इकट्ठे हुए, जिससे 7 माह की टैक्स अहदाफ में कमी 387 अरब रुपए तक पहुंच गई, यानी और कमी हुई। अब खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान IMF से मजीद टैक्स अहदाफ में कमी का मुतालबा कर रहा है। एक मिनी बजट आ सकता है जिससे अवाम के ऊपर टैक्स का बोझ और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। स्टेट बैंक की सहमाई रिपोर्ट के मुताबिक मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है, मगर इसके बावजूद सरमायाकारों और अवाम का मईशत में एतमाद अब भी कमज़ोर है। महंगाई की वजह से लोगों की आमदनी पर मनफी असरात पड़े हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी का सिलसिला रुक ज़रूर गया है, मगर स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर अब भी तसल्ली बख्श सतह पर नहीं है। स्टेट बैंक की ही रिपोर्ट के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल कारोबारी सरगर्मियों में सुस्त रवि के बाइस और फिर उसके साथ साथ शरह सूद के बढ़ने की वजह से प्राइवेट सेक्टर ने बजाय इसके कि बिजनेस के लिए मजीद कर्जा लेता, उसने 85.4 अरब रुपए के कर्जे बैंक्स को वापस कर दिए। हालांकि गुज़िश्ता बरस इस अरसे में 99 अरब रुपए के कर्जे प्राइवेट सेक्टर ने लिए थे। प्राइवेट सेक्टर अपनी कम मुद्दती यानी शॉर्ट टर्म जरूरत के लिए भी कर्जे लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि ज्यादा शरह सूद की वजह से कंपनीज के मुनाफे का मार्जिन जो पहले ही कमजोर मुआशी डिमांड की वजह से दबाव में था, उस मार्जिन में कमी आ रही है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस माली साल में आइंदा भी इंडस्ट्री की कारकर्दगी दबाव में रहेगी। अक्टूबर 2019 में बड़ी सनअतों की पैदावार में 8% की कमी आई, जो कि पहले क्वार्टर की 5.9% कमी से भी ज्यादा है। यानी रुझान इंडस्ट्री की प्रोडक्शन में कमी का सिलसिला जारी है और उसमें इजाफा हुआ है। जब तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से पहले अपना मुआशी प्लान दिया और बताया कि वो 1 करोड़ नौकरियां देगी, 50 लाख घर बनाएगी, तो हमने उस वक्त असद उमर से पूछा था इलेक्शन से पहले कि GDP ग्रोथ यानी मुआशी तरक्की तो आपके प्लान में ही नहीं है, आपके टारगेट में ही नहीं है। हमने उस वक्त भी कुछ अहम सवालात उठाए थे। देखिए वो सवालात आज किस हद तक दुरुस्त साबित हुए। असगर साहब, आपकी तरफ से जो पॉलिसी अनाउंस की गई है और जो वादे हैं, 1 करोड़ नौकरियां 5 सालों में, 50 लाख घर बनाना, ये सारे का सारा मामला, इसके लिए पैसे चाहिए और नौकरियों के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। जब आप 7% से इकोनॉमिक ग्रोथ का टारगेट ऊपर जाए, इन्वेस्टमेंट टू GDP 21% हो, तो फिर नौकरियां भी बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं। मगर GDP ग्रोथ का टारगेट आपने कोई दिया नहीं है, जो कि इंटरनेशनल एक प्रैक्टिस है कि इतने GDP पर हम इतनी नौकरियां पैदा करेंगे और इतनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे। कितना GDP ग्रोथ आपका होगा और क्या टारगेट है आपका जिससे आप ये सारा अचीव करेंगे? ये अच्छा सवाल पूछ रहे हैं निशादेव। इसमें जो बुनियादी जो फलसफे की चेंज है ना, वो है ये कि पाकिस्तान में हमेशा हम जो है ये GDP ग्रोथ के नंबर सारी बहस उस पर हो रही होती है, GDP ग्रोथ कितनी हो गई। हमने जो एरिया आइडेंटिफाई किए हैं, जिन सेक्टर्स के अंदर हम सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं, वो सेक्टर्स हैं जो जिसको इकोनॉमिक्स के इस्लामी कहते हैं लेबर इंटेंसिव, यानी कि नौकरियां उसमें ज्यादा पैदा होती हैं लेकिन सरमाए की कम उसमें जरूरत पड़ती है। तो हमने जो सेक्टर आइडेंटिफाई किए, हाउसिंग इसमें से सबसे बड़ा जो सेक्टर होगा जिसके अंदर नौकरियां प्रोड्यूस होंगी। एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, IT, ये सारी वो चीजें हैं जिसमें बहुत बड़ी लेवल ऑफ सरमायाकारी की कमी नहीं है। तो उससे अगर GDP ग्रोथ रेट 5% होता है तो 5 या 6% होता है 6% है। हमें पर से GDP ग्रोथ रेट पे हमारी फिक्सेशन नहीं। मतलब ये जो आपने जवाब दिए इससे और सवालात पैदा हो रहे हैं। ज़ाहिर है दुनिया भर में आप भारत का मॉडल, चाइना, किसी का भी मॉडल देखें तो वो GDP ग्रोथ से लिंक्ड है एम्प्लॉयमेंट। मगर आप कह रहे हैं कि आपकी पॉलिसी एक लेबर इंटेंसिव होगी, GDP ग्रोथ का उस पर अगर ज़्यादा फोकस नहीं होगा और पैसे की ज़रूरत नहीं होगी। 50 लाख घर, एक घर अगर 20 लाख रुपए का भी है
तो तकरीबन 10,000 अरब रुपए बनते हैं, जो कि पाकिस्तान के मौजूदा पीएसडीपी का तकरीबन 25 गुना है, पाकिस्तान के पूरे सालाना बजट का तकरीबन दुगना है। अगर प्राइवेट सेक्टर से कराएंगे तो पैसे कहां से आएंगे, हुकूमत देगी तो पैसे कहां से आएंगे, बैंक, ये कहां से आएगा पैसा? तो इसमें सरमाए की तो बहुत ज्यादा जरूरत है लेबर इंटेंसिव होने के बावजूद। हम ये नहीं कह रहे कि ये सरकार अपनी जेब से करेगी, हमने इंसेंटिव स्ट्रक्चर बनाना है, हमने एक्सेस टू फाइनेंस क्रिएट करना है, लैंड राइट्स देने हैं जिससे इन्वेस्टमेंट आनी है प्राइवेट सेक्टर से। ये पीएसडीपी से फाइनेंस नहीं हो रहे। जो दूसरा पहलू है जिसकी वजह से इस वक्त बहुत सख्त हमारी सरमाए की कमी हो गई है, हमने पिछले 10-12 साल में जब से हमने की ना प्राइवेटाइजेशन बैंक की, उसके बाद से शाहजेब अगर आप देखें तो हमारे बैंकिंग सिस्टम की डिपॉजिट जो है वो जो मईशत का मजमूई हुजम है उसमें बहुत एक बड़े लेवल की कमी आई है। हमें जरूरत इस वक्त देश भर से भी तकरीबन आधे लेवल के ऊपर आ गए हैं। वो बैंकिंग सिस्टम के इस्लाहात अलग से हैं, उन इस्लाहात के साथ जो बैंकिंग सिस्टम का डिपॉजिट बेस बढ़ेगा उससे क्रेडिट क्रिएशन की रूम पैदा होता है। और जब हुकूमत खुद जाके सारे कर्जे लेके नहीं चली जा रही होगी बैंकिंग सिस्टम से और बैंकिंग सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ी हुई होगी तो वहां से ये फाइनेंस होने हैं। ये प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटी है, इसमें हुकूमत ने काम इंसेंटिवाइजेशन का करना है, पॉलिसी का करना है, इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुकूमत की इतनी ज्यादा नहीं है। सब लोगों की चॉइस है ना। लोगों, आप ये कह रहे हैं कि बैंक्स में डिपॉजिट बढ़ेंगे तो फिर एक कैपेसिटी पैदा होगी। आप वैसे भी पाकिस्तान का सेविंग रेशियो भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि वो 50% तक जाए। बैंक में लोगों को पैसे रखने हैं तो रखेंगे, क्या आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो ग्रोथ पे क्या फर्क पड़ेगा, उससे ग्रोथ पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा, कैसे डिपॉजिट बढ़ाएंगे आप एग्जैक्टली? दो चीजें, एक जो हम जिसकी बात कर रहे हैं ये याद रखें कि पाकिस्तान का जो, और ये सेविंग रेट नहीं है, ये बैंकिंग सिस्टम डिपॉजिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी है। ये पाकिस्तान के जहां पे हम आज खड़े हुए, इसी पाकिस्तान के अंदर आज से 10-12 साल पहले इससे बहुत तकरीबन डबल सतह के ऊपर होते थे। तो हम कोई अनहोनी बात नहीं कर रहे हैं। आज जीडीपी ग्रोथ 3% से भी कम है। ये तहरीक इंसाफ की तरजीहात और प्लान में ही नहीं था, जैसे कि उमर साहब ने बताया, तो 3% से भी कम है। आज 50 लाख घर में से एक भी नहीं बन पाया। प्राइवेट सेक्टर ने हाउसिंग स्कीम में दिलचस्पी नहीं दिखाई। तहरीक इंसाफ के प्लान में था कि हुकूमत पैसे नहीं डालेगी बल्कि प्राइवेट सेक्टर से ये घर बनवाएंगे। हमने बार बार ये सवाल उठाया, मुतादिद प्रोग्राम्स में उठाया कि ऐसा नहीं हो पाएगा अगर प्राइवेट बैंक्स ने अब फाइनली दिलचस्पी नहीं दिखाई। हुकूमत ने पहले 5 अरब रुपए डाले, फिर भी प्राइवेट बैंक्स नहीं आए तो हुकूमत ने 25 अरब रुपए मजीद डाले। आज ना जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, ना प्राइवेट सेक्टर ने पैसे डाले, ना 50 लाख घरों में से कोई घर बना, और 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा था मगर बेरोजगारी में उल्टा इजाफा हो गया। और हुकूमत का प्लान था कि बैंक्स के डिपॉजिट्स बढ़ेंगे, जैसा कि असद उमर साहब ने बताया, और वहाँ से जब डिपॉजिट हम वो बढ़ा लेंगे तो वहाँ से एक कैपेसिटी निकलेगी। मगर 26 जनवरी को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया होने वाली सुलेमान सिद्दीकी की खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 2019 में बैंक्स के डिपॉजिट्स में 10% इजाफा हुआ, 2018 में 8% इजाफा हुआ था, और ये दोनों साल गुज़िश्ता 5 सालों की एवरेज इजाफे से कम है, क्योंकि गुज़िश्ता 5 सालों में बैंक्स के डिपॉजिट्स में 12% का इजाफा हुआ था। यानी तहरीक इंसाफ के दौर में पिछले 5 सालों की एवरेज ग्रोथ से कम ग्रोथ हुई है डिपॉजिट्स में। साथ ही जब रुपया गिरा, दरामदाद कम हुई, करंट अकाउंट खसारा नीचे आया, तो हमने असद उमर साहब से पूछा कि अगर आप करंट अकाउंट खसारे को मजीद नीचे लाने का इरादा रखते हैं तो क्या रुपया मजीद नीचे गिराएंगे, मजीद डीवैल्यू होगा, फिर तो महंगाई और ज़्यादा हो जाएगी, शरह सूद और बढ़ानी पड़ेगी। देखिए, जो हमने सवाल उठाए वो दुरुस्त साबित हुए या नहीं। अगर रुपी डी वैल्यू होगा तो जाहिर है ऑयल का इंपोर्ट बिल और दूसरी इंपोर्ट्स की वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट होगा और फिर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। ये पूरा साइकिल आप अब देख रहे हैं, मजीद डिवैल्यूएशन, मजीद इन्फ्लेशन, मजीद इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स। नहीं जी, अभी जो सूरत हाल है, जैसे हमने रीसेंट स्टेप्स लिए हैं, एक्सपोर्ट्स के अंदर फाइनली उसका इंप्रूवमेंट नज़र आना शुरू हो गया है। इंपोर्ट्स के अंदर भी अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट लास्ट 1-2 माह की इंपोर्ट देखें तो वहाँ पर क्लियर डिसेलरेशन नज़र आनी शुरू हो गई है। तो ये वाज़ेह फ़र्क जो है ऑलरेडी नज़र आना शुरू हो गया है। आगे जो है जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा हमारी कंसंट्रेशन ज़्यादा जो है ना वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर है। प्रॉब्लम मेरा ये था कि इस वक्त फौरी तौर पे इकदामात इसलिए करने की ज़रूरत थी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं 6 माह लगाऊं, 8 माह लगाऊं और मेरी एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हों और रेमिटेंसेज इंप्रूव हो। रेमिटेंसेज के ऊपर बड़ा फोकस काम हो रहा है, 13% इजाफा हुआ है, लेकिन उसको और हम मजीद बढ़ाना चाहते हैं। तो एक्सपोर्ट्स के इंक्रीज और रेमिटेंसेज के इंक्रीज से आगे हम देखते हैं। फैसला तो करेंसी का स्टेट बैंक ने करना है और उसकी बुनियाद जो होनी चाहिए
चाहिए वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ज़रा सी टेक्निकल चीज़ है, लेकिन उस बुनियाद पे होना चाहिए कि डिवैल्यूएशन की ज़रूरत है या नहीं है। इस वक्त जो है मेरे जहाँ तक मुझे नज़र आता है एक्सचेंज रेट काफ़ी हद तक एडजस्ट कर गया है, और देखें आगे अगर अच्छे रिजल्ट्स आते रहें तो उम्मीद है कि और जो बहुत ज़्यादा कोई मज़ीद ख़राबी हमें ना नज़र आए। फिर कुछ अरसे बाद असद उमर ने बिजनेस कम्युनिटी को भी यकीन दहानी कराई कि रुपया मजीद नहीं गिरेगा, वो सुकून करें। इंटरव्यू के वक्त अक्टूबर 2018 में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वजीर ख़जाना थे, तो डॉलर 133 रुपये का था, आज 155 रुपये का है। अक्टूबर 2018 में महंगाई 6.8% थी, आज जनवरी की महंगाई 14.6% है। उस वक्त शरह सूद 8.5% थी, आज 13.25% है। जो सवाल हम उठा रहे थे वो सारी बातें दुरुस्त साबित हुई। साथ ही पाकिस्तान का बड़ा मसला खसारा करने वाले इदारे हैं। तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में आने से पहले इन इदारों की बहाली के लिए मलेशियन मॉडल बनाने की बात की थी। सरमाया मॉडल की इक़्तिदार में आने के बाद भी यही बात की। उसमें क्या मसाइल हुए आपके सामने रखेंगे हकीकत एक ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार में आई तो PIA, स्टील मिल्स, बिजली की तकसीमकार कंपनियां कुछ ठीक नहीं चल रहा था। नून लीग ने वादे किए थे इन इदारों की बेहतरी के, मगर खसारे बढ़ते चले गए, वो नहीं अपना वादा पूरा कर पाए। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से पहले ऐलान किया कि हम मलेशिया की तर्ज का सरमाया मॉडल लाएंगे और इदारों को बेहतर बनाएंगे। जब तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से पहले इस मॉडल का ऐलान किया तो हमने उसी वक्त इस हवाले से सवाल उठाए थे कि अमली तौर पर कैसे ये मुमकिन हो सकेगा। देखिए वो सवाल कितने दुरुस्त साबित हुए। रियासती इदारों की जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ भी जिसमें शामिल हैं, आपने कहा कि इनकी तंजीमें 9 की जाएगी। PIA, स्टील मिल, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उसके लिए एक पाकिस्तान वेल्थ फंड बनाया जाएगा जिसमें रियासत के ज़ेर मिल्कियत इदारों के इनकलाबी बुनियादों पर उनकी तंजीमें 9 की जाएगी। वजारत से उन्हें अलग करके एक आज़ाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए जाएंगे, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होगा। ये बताएं, वेल्थ फंड में पैसे कौन डालेगा? हुकूमत ही डालेगी और फिर वो ऐसे ही चलेगा जैसे अभी ये नुकसान करते हैं, हुकूमत सब्सिडाइज करती है। कैसे चलेगा वो पाकिस्तान वेल्थ फंड? ये तो पैसे नहीं, ये तो एग्जिस्टिंग एसेट्स है ना। ये आपके पास एग्जिस्टिंग इस वक्त इदारे हैं, वो इदारे इस वक्त जो है वो लाइन मिनिस्ट्रियों के मातहत है। वो जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, वो जो बाबूशाही है उसके भी चुंगल के अंदर है और सियासतदान भी उसके ऊपर हावी हैं। तो वो लोग जिनको कुछ नहीं पता है कारोबार किस तरीके से चलाना है, वो इन इदारों को इस वक्त इनके ऊपर बैठे हुए हैं और अल्टीमेट डिसीजन मेकर थे इनके। हम ये कह रहे हैं कि उन लाइन मिनिस्ट्री से निकाल के वो एग्जिस्टिंग इदारे, अभी एडिशनल इन्वेस्टमेंट की नहीं बात हो रही, उन एग्जिस्टिंग इदारों के वो एक ऐसे, जिस तरीके से इसका, और ये आइडिया कहाँ से आया, ये टेमेटिक बना सिंगापुर में, ली कुआन यू ने बनाया और उसके अंदर उन्होंने रियासती इदारे सारे डाले। प्रोफेशनल जो लोग बिजनेस समझते हैं, मईशत समझते हैं, इकोनॉमिक समझते हैं, उनको उसका सरबराह बनाया, सियासतदानों को उससे अलग किया, ब्यूरोक्रेट को उससे अलग किया। फिर खजाना इन्वेस्टमेंट के नाम से मलेशिया के अंदर महातिर मोहम्मद ने यही काम किया और बहुत कामयाबी से किया। चाइना के अंदर ये सेम जो कॉन्सेप्ट है इसको बड़ी सक्सेसफुली यूज किया गया है। तो साहब, ये जो बात है कि इदारा इंडिपेंडेंट, सियासी इन्फ्लुएंस कोई नहीं, बिल्कुल आज़ाद इदारा, इस तरीके से हम चलाएंगे। खान साहब ने ये, अब मिसाल तो आपकी 5 साल दौरे हुकूमत से ली जाएगी ना। खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल में कौन सा ऐसा इदारा बना दिया? खान साहब ने एक एहतसाब का इदारा बनाया था, यही कहकर बनाया था कि एक ऐसा इदारा होगा जो बिल्कुल आज़ाद होगा, जिसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होगा। और खैबर पख्तूनख्वा की वो हुकूमत है जिसमें अपनी पार्टी की तरफ से सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए गए। जो एहतसाब कमीशन बनाया उसका सरबरा नहीं है, वो 1 रुपया वापस नहीं ला सका। अपनी करप्शन छोड़ें, अवामी नेशनल पार्टी पर इतने इल्ज़ाम लगाए थे, उनकी 1 रुपया की करप्शन नहीं पकड़ सका। तो इदारा बनाने का तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस है नहीं। अगर 5 साल देखें हम खैबर पख्तूनख्वा के, तो उसको देखते हुए क्या कोई इदारा बना लेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? आपने एहतसाब ब्यूरो का बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल दिया कि एहतसाब ब्यूरो का जो वहाँ पे था कारकर्दगी वो कामयाब नहीं हो चुकी, लेकिन उसी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए हैं। वहाँ पर हेल्थ का निज़ाम जो है, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो है वो उनके पास दिए गए प्रोफेशनल के पास, और उसके रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो गए। कल एक सर्वे छपने वाला है, वो आप देख लीजिएगा, सारा पाकिस्तान देख लेगा कि खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ का निज़ाम किस तरीके से बेहतर हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपने हेल्थ के निज़ाम के बारे में क्या कहते हैं, सेहत के निज़ाम के बारे में। और आज खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ सेक्टर के हवाले से खुद आवाज़ उठ रही है, उस पर एतराज़ात हो रहे हैं। खुद वहाँ के वज़रा बता रहे हैं, आतिफ खान जब फारिग हुए तो बताया कि इमरान खान मुतमईन नहीं है वहाँ के हेल्थ सेक्टर से और सरमाया मॉडल पर अमल नहीं हुआ। मगर असद उमर जब वज़ीर ख़जाना बने तो हमने उनके आगे फिर सवाल उठाए।
आपने वेल्थ फंड बनाने की बात की थी, बुरी तरीके से इदारे लॉस कर रहे हैं। आपने कहा था एक दिन मुनाफे में आएंगे, चाहे पीआईए हो या स्टील मिल हो, मुनाफा बात की बात है। अगर नुकसानात खत्म हो जाएं तो एक बहुत बड़ा बर्डन 600-700 अरब रुपए का सालाना खत्म हो जाएगा। क्या कर रहे हैं उस वेल्थ फंड का, क्या हुआ? या फिर प्राइवेटाइज करेंगे, वेल्थ फंड बनाएंगे, क्या करेंगे, मगर हुआ क्या? जी बिल्कुल, वेल्थ फंड का जी जो काम था, जो पहला काम था, वो वेल्थ फंड का एक कानून बनाना था कि किस तरीके से उस फंड को क्रिएट किया जाए। होल्डिंग कंपनी कहें उसको, वेल्थ फंड कहें, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। तो वो लॉ मिनिस्टर ने अभी 3 दिन पहले मुझे अपना ड्राफ्ट उसका बनाकर भेज दिया है। अब अगले 1 हफ्ते के अंदर हमारी उसके ऊपर गुफ्तगू हो के मीटिंग करके हम फैसला कर लेंगे कि एक हतमी फैसला हो जाएगा कि किस तरीके से बनाना है। उसके बाद वो एक होल्डिंग कंपनी क्रिएट कर दी जाएगी और एक ट्रांजिशन प्लान कर बना दिया जाएगा कि किस तरीके से इदारे इसके अंदर एक एक करके हमने ट्रांजिशन करने हैं और उस होल्डिंग कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो उसकी जो सबसे पहला और सबसे मुश्किल और अहम काम था कि उसकी कानूनी शक्ल क्या दी जाएगी, और वो काम जो है वो लॉ मिनिस्टर ने मुकम्मल करके हमें दे दिया। जैसे मैंने कहा, इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते ये उसके अंदर फैसले हो जाएंगे। मगर प्राइवेट सेक्टर से आएगा क्यों पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को चलाने, और फिर वो नैब का सामना करे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में पेशियां भुगते? कोई क्यों आएगा? किस तरीके से एक मैनेजमेंट बनेगी जिसको इख्तियार होगा बड़े बड़े फैसले करने का, और उससे ये कॉन्फिडेंस होगा कि वो बाद में जाके नैब नहीं भुगत रहा होगा? सवाल तो आप ये बहुत अहम पूछ रहे हैं, और नैब वाले जो हैं वो इसके बारे में उनको गौर भी करना चाहिए कि क्या नैब पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकुओं को पकड़ने के लिए उन पे उनकी तरजीह होनी चाहिए, या एक प्रोफेशनल जो बैठा हुआ है, एक बाहर से अमेरिका से नौकरी छोड़ के आया है, वो चाहता है कि मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे, उनसे ज़्यादा सवाल जवाब होने चाहिए। लेकिन मैं आपको सबसे अच्छी खबर, अगर आप मुझसे पूछें ना शाहजेब के मईशत के पहलू से सबसे ज़्यादा खुशाइंद बात क्या हुई है पिछले 60 दिन के अंदर, क्योंकि आपको और सारी कौम को ये समझना चाहिए कि आखिर में आप जो मर्जी कानून बना लें, जो मर्जी पॉलिसियाँ बना लें, जब तक उन पे अमल दरामद करने वाले अच्छे दयानतदार काबिल लोग नहीं होंगे तो कोई तब्दीली नहीं होगी। ख्वाहिश रह जाएगी, तब्दीली आपको नज़र नहीं आएगी। और यही सबसे खुशाइंद बात है, दुनिया में काम करने वाले पाकिस्तान बेहतरीन प्रोफेशनल्स, ऐसे लोग, मैं आपको एक जिक्र करता हूँ, स्टैंडिंग कमेटी इंडस्ट्रीज़ की मैं चेयर करता था, उसमें मैंने चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन से पूछा कि जी ये देखें, ये नाम है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के स्टील मिल के, क्या आपके ख्याल में ये स्टील मिल ठीक कर सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैंने कहा जी क्यों बदलते क्यों नहीं? उनका क्या करें, किसी जिससे बोलते हैं कि आके इसके अंदर ज्वाइन करो, बोर्ड कोई ज्वाइन करने को नहीं तैयार था। और ये बड़ी मीटिंग में, ऑफिशियल मीटिंग में हुआ था, मीडिया वहाँ पे मौजूद था। आज सूरत हाल ये है कि बोर्ड तो में तो आ ही रहे हैं, एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के लिए इतने अच्छे क्वालिटी के लोग अप्लाई कर रहे हैं और आने को तैयार हैं कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मईशत के लिए सबसे खुशाइंद बात हो ही ये रही है। मगर फिर इन इदारों को चलाने के लिए अच्छे लोग नहीं आए, ना मुल्क के अंदर से ना दुनिया भर से। ये इदारे ऐसे ही चल रहे हैं, और नैब के कवानीन में खुद हुकूमत को तब्दीली करनी पड़ी कि वो प्राइवेट सेक्टर के लोगों को तंग ना करे। फिर कुछ माह बाद असद उमर हटा दिए गए तो हमने यही सवालात हम्माद अजहर के सामने रखे। पिछले 10 माह में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बेहतर करने के लिए क्या किया है? आपने सरमाया कंपनी बनाने का कहा था कि हम बनाएंगे, जबकि पिछले दिनों वजीर आजम ने दोबारा से कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, जो कि 400 से 500 अरब के खसारे देखेगी। तो सरमाया कंपनी का ख्वाब भी पीछे रह गया, दोबारा ये कमेटी बन गई। तो आप लोगों ने इन खसारों को कम करने के लिए क्या किया? आपके दौर में भी बढ़े ही हैं। सरमाया कंपनी का काम यह है कि वो जो हुकूमत की तकरीबन 200 के लगभग या 250 के लगभग कंपनीज़ हैं स्टेट ओन्ड, उन सब को आइडेंटिफाई करना है कि उसमें से रीस्ट्रक्चरिंग किस में होएगी, फाइनेंशियल उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन किसके अंदर होएगी, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किसके अंदर होएगी। उनका ये काम है कि उसको उनके अंदर आइडेंटिफिकेशन करनी है तमाम के अखराजात और उनकी आमदन देख के। जो सेल ऑफ एसेट्स कमेटी है उसका काम बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो हुकूमत के वफाकी हुकूमत के जो डिविजन्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा डेड कैपिटल पड़ा है आइडल प्रॉपर्टी की सूरत में या आइडल बिल्डिंग्स की सूरत में या डेड एसेट्स की सूरत में, वो आइडेंटिफाई करके उसको प्राइवेटाइजेशन कमीशन के हवाले करना है। तो सरमाया कंपनी ने आज तक क्या किया? सरमाया कंपनी अपना काम कर रही है, उनकी बाकायदगी से मीटिंग्स हो रही हैं, और आप जल्द देखेंगे कि उसके ऊपर आपको हिकमत अमली नज़र आएगी कि तमाम जो 200 के करीब कंपनीज़ हैं उनके अंदर उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लेके जाना है, किसको डिस्पोज ऑफ करना है और किसको रिस्ट्रक्चर करना है। हमारे साहब 10 महीने गुजर गए, अभी तक आइडेंटिफाई भी नहीं किया। मैनिफेस्टो में था आपके, और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में कह भी दिया, फिर बार बार दावे किए, अभी तक कंपनीज भी आइडेंटिफाई नहीं की हैं, क्योंकि गुज़िश्ता फाइनेंस मिनिस्टर ने आइडेंटिफाई की थी ये वाले PIA को, स्टील मिल को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, ये वाले फाइनेंस
मिनिस्टर, अभी तक आपने कंपनीज भी नहीं आइडेंटिफाई की हैं? नहीं, सिर्फ स्टील मिल और PIA नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा और कंपनीज़ हैं। और आप ये याद रखें कि ये जो इनके नुकसानात हैं, ये कोई 1-2 साल में जनरेट नहीं हुए, ये दहाइयों में ये इस हालत तक पहुंची हैं ये कंपनीज़। तो जाहिर है कि अब इनके ऊपर एहतियात से काम किया जा रहा है और इंशाल्लाह जल्द आपको इसके ऊपर पेशरफ नज़र आएगी। फिर भी मामलात आगे नहीं बढ़ सके। वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम 2 दफ़ा मलेशिया तो गए मगर वहाँ का मॉडल नहीं ला पाए। इस वक्त इन मामलात पर हुकूमत को एडवाइस देने वाले और करीब से इसके बारे में जानने वाले साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे पूछेंगे कि क्या ये मामला आगे बढ़ भी रहा है या अब छोड़ दिया गया। ब्रेक के बाद इस वक्त हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब मौजूद हैं, जो इस हुकूमत को जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं, नुकसान करने वाले इदारे हैं, उस हवाले से एडवाइस भी कर रहे हैं। शौकत तरीन साहब बहुत शुक्रिया। तरीन साहब, सरमाया मॉडल के हवाले से बड़ा इन्होंने वादा किया, प्राइवेटाइज कर पाए ना सरमाया मॉडल। अब कोई पेशरफ्त हुई है? 17 महीने में तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। मेरे ख्याल में ये सरमाया पाकिस्तान के बारे में तो एक पूरा का पूरा जो है समरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास जा चुकी है और वो एक्टिवेट हो जाएगा अगले चंद हफ्तों में। और उसमें पहले कुछ कंपनियों को ऑन बोर्ड किया जाएगा, जिसमें ज़्यादातर वो कंपनियां होंगी जो सबसे ज़्यादा लॉसेस बना रही हैं, जिस तरह डिस्कोज़ हैं, तो उनको लाया जाएगा ताकि ये लॉसेस जो हैं ये कम हों। बाकी प्राइवेटाइजेशन जो है वो तो अपना चल रही है, जिसमें LNG के जो 2 प्लांट्स हैं वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में हैं। उस दिन मेरे ख्याल में मोहम्मद सुमर साहब ने ये कहा है कि वो प्रोसेस जारी है और इस साल ही फिस्कल ईयर में ख़त्म हो जाएगा। और मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी तो आ ही रही है, लेकिन ज़ाहिर है उसकी वजह से नीचे जो तोड़ फोड़ हो रही है वो हुई है और होगी भी सही। तो मेरे ख़्याल में इनको जो करना है, और जो मेरे ख़्याल में प्राइम मिनिस्टर रोज़ ये ज़ोर दे रहे हैं कि ऐसी चीज़ें जो अवॉइड हो सकती हैं वो तो की जाएं। पहली चीज़ ये है कि जो इन्फ्लेशन जो है, जिस तरह सप्लाई की शॉर्ट हो जाती है, वीट हो गई, कभी शुगर हो गई, इन चीज़ों को तो बेटर प्लान किया जाए। तो वो तो मेरे ख्याल में इस चीज़ पे काफ़ी अपसेट भी हैं और इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर भी है। और दूसरा ये है कि इस वक्त जो है कि सबसे निचला तबका जो हमारा है अवाम का, उस पर बहुत बोझ आ गया है। तो उसके ऊपर जो सोशल प्रोटेक्शन के हमारे प्रोग्राम्स हैं, एहसास का प्रोग्राम जिस तरह है, उसके ऊपर वो काफ़ी ये इनको ज़ोर दे रहे हैं कि भाई उसको एक्टिवेट करो, और अगर ज़्यादा पैसे चाहिए वो भी ले लो, लेकिन लोगों को कोई थोड़ी सी रिलीफ तो दो ना यार। तो वो मेरे ख्याल में ये 2 लेवल पे हो रहा है काम। अच्छा, मगर ये सरमाया मॉडल के तहत एक वेल्थ फंड बनाना था, प्राइवेट सेक्टर को से लोगों को लाना था, ना कोई लोग आए ना कोई वेल्थ फंड बना। क्या डेवलपमेंट हो रही है उस पर? हाँ, यही है सरमाया पाकिस्तान लिमिटेड जो है, यही वही वेल्थ फंड है। इसी में जो है जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज़ हैं और इसमें प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेज़ भी आएंगी। तो वो ओवर अ पीरियड टाइम लॉस मेकिंग जो एंटरप्राइजेज़ उनको जो है रिफॉर्म किया जाएगा ताकि वो प्रॉफिटेबल हों और फिर बेच दी जाएं। और जो प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेज़ हैं, जिसमें OGDCL है, PPL है, नेशनल बैंक है, स्टेट लाइफ है, इनको और प्रॉफिटेबल किया जाएगा और वो एक किस्म से एंड अप एज अ वेल्थ फंड। तो ये वही कॉन्सेप्ट है और उसमें थोड़ी सी देर ज़रूर हुई है, बिकॉज़ मेरे ख्याल में असद उमर साहब गए तो उसके बाद हफीज़ शेख साहब आए, और हफीज़ शेख साहब आते ही उनके पास IMF प्रोग्राम आ गया। और उस वक्त तो जो पहली प्रायोरिटी यही थी कि आप करंट अकाउंट डेफिसिट कम करें, अदरवाइज डॉलर ही नहीं थे आपके पास। तो उसमें थोड़ी सी देर ज़रूर हुई है, लेकिन इट्स ऑन ट्रैक। अब मुझे मालूम है कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज उसकी समरी गई हुई है प्राइम मिनिस्टर के पास। अच्छा, मगर लोग कहाँ से आएंगे प्राइवेट सेक्टर से? हमने उस वक्त भी असद उमर साहब से कहा था कि जिस तरह नैप टारगेट कर रहा है लोगों को, तो प्राइवेट सेक्टर तो नहीं आएगा। नहीं आया। अब तो हुकूमत की वो गुडविल भी नहीं रही है 16-17 महीने बाद, और जिस तरीके से गुज़िश्ता हुकूमत के प्राइवेट सेक्टर के लोगों को टारगेट किया गया, आएगा कोई प्राइवेट सेक्टर से?
नहीं, ये बड़ा चैलेंज है। और इसके बीच में इन्होंने जो अभी ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी का जो इन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर डाला है, तो वो एक इस सिम्त में एक सही कदम है। क्योंकि अदरवाइज़ जिस तरीके से पहले नैब बिहेव कर रही थी, तो अच्छे लोगों को लेके आना और इन कंपनियों को टर्न अराउंड कराना एक चैलेंज था। लेकिन अभी भी ये देखा जाएगा कि जैसे जब हम जाएंगे मार्केट के बीच में अच्छे लोग लाने के लिए, तो क्या वाकई लोग आना चाहेंगे। लेकिन अभी ये मैंने ये देख रहा हूँ कि ये मेरे ख्याल में डॉक्टर इशरत हुसैन वगैरह ने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में कोई मेरे ख्याल में अप्रूवल ले रहे हैं, जिसके बीच में वो ये कह रहे हैं कि बाहर से लोग भी आ सकते हैं, डुअल नेशनैलिटीज़ वाले भी लोग आ सकते हैं। और उन्होंने वसी कर दिया है इसका दायरा, और जिसमें उन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव हेल्प के लिए आप जहाँ से मर्ज़ी लोग लेके आ जाएं, तो उससे कुछ मदद तो ज़रूर मिलेगी। मतलब और ह्यूमन रिसोर्स के साथ साथ फाइनेंस का भी इशू होगा। अब ज़ाहिर पहले असद उमर साहब थे, अब हफीज़ शेख साहब हैं, वो प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा यकीन रखते हैं। लगता नहीं है कि सरमाया मॉडल में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री वो फाइनेंशियल अरेंजमेंट करेगी सारे मामले के लिए। शाहजेब, ये इसका कॉन्सेप्ट यही है कि मेरे ख्याल में हफीज़ शेख ही अभी इसको पुश कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि इसमें जो है लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज़ आएँ और इसमें जो प्रॉफिट बनाने वाली वो भी एंटरप्राइजेज़ आएँ। आज क्या होता है, आज OGDCL और PPL जो है वो पैसे बना के डिविडेंड हुकूमत को ही देती है ना, और जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज़ जिसमें डिस्कोज हैं वो उनसे पैसे लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो जो SPL में आ जाएंगी, तो SPL एक किस्म से सेल्फ फंडेड हो जाएगी। इस वक्त जो नेट जो लॉस जा रहा है वो 190-195 बिलियन का है लॉस एक किस्म से। तो चैलेंज तो ये SPL के लिए होगा कि पहले तो उस 190-95 को किस तरह बैलेंस किया जाए। तो फंडिंग का इशू नहीं होगा, बिकॉज OGDCL, PPL, आपकी ये नेशनल बैंक वगैरह, यहाँ से कैश फ्लोज आएंगी। और ये ऐसी एंटिटीज़ हैं जो कि ऑन देयर ओन जाके बाहर बोरो भी कर सकते हैं, बॉन्ड्स भी इशू कर सकते हैं। तो ये एक किस्म से जिस तरह आप पहले वेल्थ फंड की बात कर रहे थे, तो इवेंचुअली होगा ये कि ये लोग अपनी इनकी परफॉर्मेंस, जो प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेज हैं उनकी भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और वहाँ से भी कैश आएगा और जो लॉसेस हैं उनको भी कम किया जाएगा, ताकि ये जो 190 अरब है पहला तो हदफ ये होगा कि इसको ख़त्म किया जाए और उसके बाद फिर इसमें सरप्लस पैदा किए जाए। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि तकरीबन 65 कंपनीज ऐसी हैं जो कि SPL में जाएंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मगर अगर वो फंड नहीं बन सका अभी तक, ये इदारों के लिए भी कुछ बेहतर नहीं कर सके। स्टील मिल आज भी बंद पड़ी है, PIA के लॉसेस अब भी इंक्रीज हुए जा रहे हैं, कोई प्रोफेशनल मैनेजमेंट ये आज भी नहीं ला पाए हैं। अगर ये सरमाया फंड में डिले हो रहा था तो इदारों को ही बेहतर कर देते, वो काम भी इनसे नहीं हो सका, उसकी क्या वजह है? देखिए, प्रायोरिटी की बात थी शाहजेब। पहले जैसे आप सर मंडवाते ही ओले पड़ गए, जैसे इन्होंने हुकूमत ली तो उसके साथ ही ये पता चला कि यार तकरीबन 18 बिलियन तो शॉर्ट हैं डॉलर्स में और इनके पास तो पैसे ही नहीं हैं। तो आई थिंक पहले तो ये है कि इसको स्टेबलाइज़ किया जाए। पहले तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो नंबर 1 प्रायोरिटी था, बाकी सबको उन्होंने कहा छोड़ो, जब तक ये अगर हमारे पास डॉलर ही ख़त्म हो गए, बैंकक्रप्ट हो गए, तो फिर क्या बात बनेगी। तो वो करते करते इनको देखा जाए तो अगर अप्रैल में हफीज़ शेख साहब ने संभाला है और उससे पहले असद उमर साहब तो वो कोशिश करते रहे, लेकिन उस वक्त तो ये भी डिसीजन नहीं हुआ ना कि हम IMF के पास जाएंगे भी नहीं कि नहीं जाएंगे। तो अभी इसी 9 महीनों में या 10 महीनों में इन्होंने करंट अकाउंट को तो स्टेबल कर लिया है। अब उसके साथ अभी इस पे भी अब लग पड़े हैं, बिकॉज बाकी देखा जाए तो अगर देखा जाए शाहजेब तो 2 बड़े हमारे स्ट्रक्चर जो इश्यूज़ हैं बाकियों के अलावा, एक हमारा रेवेन्यू वाला FBR का और एक हमारा ये SOEs हैं जो कि ब्लीड कर रही हैं हमें। तो इसी इन दोनों को, और ये बहुत ही मुश्किल किस्म के इश्यूज़ हैं, बिकॉज पिछले 10, 15, 20 साल से आप देखा जाए, बल्कि आई वुड से मैं तो जब से मैंने ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हो संभाला है, ये 2 हमेशा प्रॉब्लम्स ही रहे हैं। हमारी टैक्स टू GDP रेशियो कभी 10, 11, 12 से ऊपर नहीं गई और हमेशा ये जो 90s के से लेके अब तक ये हमारे जो हैं ये पब्लिक सेक्टर पैसे लूज़ कर रही है। तो ये मुश्किल इश्यूज़ हैं, बट ये हैंडल करने की कोशिश करें आप।
बहुत शुक्रिया। शौकत तरीन साहब कह रहे थे अब हैंडल करने की कोशिश की जा रही है, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। अभी तक हुकूमत नाकाम हुई है, अब भी उम्मीद कम ही नजर आती है। अल्लाह हाफ़िज़।